बातें कुछ सच कुछ झूठ बोलकर सबके सामने बोल दी। मगर सभी लोग अब अनाया को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए सब शांत थे ताकि एक बार अनाया की बात भी सुन सके। थोड़ा ही देर बाद अनाया और रूही अंदर आई और अंदर आकर देखा तो अंदर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। तभी बुआ अनाया से बोली, अनाया माना मैंने तुमसे गुस्से में बहुत गलत बातें बोली, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मगर तुमने मोनिका से क्यों ऐसी बातें बोली? उसने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं बोला, फिर तुम उसे इतनी कड़वी बातें कैसे सुना सकती हो? तो अनाया बोली, तो आपकी लाडली ने यहाँ आकर शिकायत दर्ज कर दी। ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं। मगर 1 मिनट मिसेज शर्मा, आपको आपकी लाडली बेटी ने क्या बताया? तो जैसे महिमा जी कुछ बोलती मोनिका बोली, वही जो तुमने मुझे बोला। ओ तो बताओ, मैंने तुम्हें क्या बोला या मैं बताऊं? तुम तो खुद को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकती हो। तुम वैसे भी बहुत ज्यादा बदतमीज और घमंडी हो, जिसको खुद के अलावा किसी और की कोई फिक्र नहीं है। तो अनाया मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल मैं बदतमीज और घमंडी ही सही, मगर तुम्हारी तरह दूसरों की चीजों में नजर तो नहीं रखती और ना ही उस चीज को अपना बोलती हूँ जो चीजें मेरी ना हो। क्यों सही बोला मिस शर्मा? तो मोनिका गुस्से में बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी बहनें हैं, बस इसलिए मांग लिया। क्या मैंने गलत किया? तो इस बार अनाया को बेहद गुस्सा आ गया, क्योंकि ये लड़की गलती कर कर उसको ही गलत साबित कर रही है और ये भला हमारी बेरहम क्वीन कैसे होने देती। तो अनाया बोली, दादू जब आज हम मॉल गए तो जो मोनिका ने किया और कहा वो सब उन्हें बता दिया, और जो अनाया ने बोला था वो भी बता दिया। सब शौक थे कि जिस मोनिका को वो लोग इतना संस्कारी समझते थे वो एक नम की झूठी निकली, और सबको ये भी समझ आ गया कि वो सबको अनाया के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी। अब सब लोगों को उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। तभी मोनिका बोली, तुम झूठ बोल रही हो और ये दोनों भी तुम इन्हें माफ कर दो, इसलिए तुम्हारा सपोर्ट कर रही हैं। तो अनाया बोली, ठीक है, मैं अभी साबित कर देती हूँ। इतना बोलकर उसने अपने फ़ोन को टीवी से कनेक्ट किया और एक वीडियो चला दी। ये वीडियो पार्किंग की तरफ का था, जहां मोनिका रूहानी को सुना रही थी। उसके बाद 3rd फ्लोर की वीडियो चली, जिस पर मोनिका रूहानी की पसंद की सारी ड्रेसेज खुद के लिए पैक करवा रही थी। और सबसे लास्ट में ये वीडियो रेस्टोरेंट का था, जहां अनाया और रूही ने मोनिका को बातें सुनी। वही ये सब देखकर तो सब सदमे में चले गए, क्योंकि कोई उनके बच्चों को बुली करता था और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। जाने कितने ही बार उन्होंने ये झेला होगा। मोनिका का चेहरा डर से सफ़ेद पन गया और वो हकलाते हुए बोली, ये सब झूठ है। अनाया ने जरूर ये वीडियो एडिट की होगी। तो इस बात पर अश्विन जी बोले, रुकिए, और उस वीडियो को चेक करवाने भिजवा दिया। और वो बोला, ये रियल वीडियो है। जैसे ही सबने ये सुना, सब लोगों को मोनिका पर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर सिर्फ महिमा जी के लिए वो लोग चुप थे। कि तभी अचानक एक चटाक की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज उठी और सब लोग जल्दी से महिला जी को देखने लगे, जो बेहद गुस्से में अपनी लाल आंखों से मोनिका को देख रही थी, जो अविश्वास से अपनी मां को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। महिमा जी ने फिर बनगाई बेदर्दी से मोनिका का हाथ पकड़ा और उसे झकझोरते हुए बोली, बेशर्म लड़की, मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया और अपनी ही बहनों को बुली कर उनकी चीजें उनसे छीन ली, और तुम कौन से हक की बात कर रही थी? हाँ, मेरे हिस्से का सब कुछ तो मुझे मिल चुका है, तो अब तुम्हारा यहाँ कौन सा हक है? अब मोनिका को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोली, हाँ है मेरा हक, क्योंकि जब ये रूहानी नहीं थी तब भाई, मामा, मामी और नाना नानी की मैं इकलौती प्रिंसेस थी और सब मुझे कितना प्यार करते थे। मगर जब ये रूहानी हुई, उसको नफरत से देखते हुए बोली, इसने मेरी जगह ले ली, जो प्यार मेरा था वो सब इसको मिलने लगा, इसलिए मुझे इससे नफरत है। सभी लोग उसकी बातों से हैरान थे कि मोनिका के दिल में रूहानी के लिए इतना जहर भरा पंगा है। तो महिमा जी उसको एक थप्पड़ रसीद करते हुए बोली, उसने तुम्हारी कोई जगह नहीं छीनी थी, वो जगह उसकी ही थी, आखिर वो इस खानदान का खून थी और तो और उसका इन सब चीजों में हक था। मगर तुम बेहया लड़की अभी भी अपनी बेशर्मी दिखाते हुए अपनी गलती नहीं मान रही। मेरी बातें कान खोलकर सुन लो, तुम ये घर तुम्हारा नहीं है और ना ही यहाँ की किसी भी चीज में तुम्हारा कोई हक है।
और अगर हक की बात है तो शर्मा मेंशन में जताओ हक वहाँ होगा तुम्हारा हक। और आज के बाद तुमने किसी भी चीज़ें छीनी या फिर दूसरों की चीज़ों पर अपना हक जताया तो तुम्हें उसके लिए मैं सजा देने से खुद को नहीं रोकूंगी। और जाओ अपना सामान पैक करो, हम घर जा रहे हैं, शाम को पार्टी में ही आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल। CH12 पार्टी का दिन। बुआ जी के इतना कुछ कहने के बाद वो लोग अपने घर चले गए। ऐसे ही शाम हो गई, सब लोग पार्टी के लिए तैयार होने लगे। ये पार्टी रायचंद मेंशन में ही रखी गई थी। सभी लोग तैयार हो गए थे। राधिका जी और रंजीत जी और बाकी बनगे लोग पार्टी में चले गए थे क्योंकि सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया था। पार्टी बाहर गार्डन में रखी गई थी। रिधम भी पार्टी में जा चुका था और अनाया के बनगे पापा के बेटे अभी सीधा पार्टी में शामिल होने वाले थे। महिमा जी और उनके पति और बच्चे भी पार्टी में आ चुके थे। रूहानी और रूही तैयार होकर अनाया का इंतजार कर रहे थे कि तभी सीढ़ियों से हील्स की आवाज आई। दोनों ने अपना सिर उठाकर देखा तो बस देखती रह गई। अनाया ब्लैक कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में बेहद खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऊपर से उसका बिना भाव का चेहरा उसकी पर्सनैलिटी में सूट कर रहा था। तभी वो नीचे आ गई। रूहानी और रूही भी बहुत सुंदर लग रहे थे। रूही और रूहानी अनाया से बोले, अना तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो अनाया बिना किसी भाव के बोली, थैंक यू मिस रायचंद, और इतना बोलकर बाहर की ओर चली गई। दोनों को अनाया का मिस रायचंद कहना अच्छा नहीं लगा, मगर फिर दोनों भी बाहर की ओर चले गए। पार्टी बहुत अच्छे से चल रही थी। इतने में गेट से बहुत सारी गाड़ियां अंदर की ओर आईं। उन गाड़ियों को देखकर सभी बाहर की ओर ही देखने लगे। तभी 3 गाड़ियों का दरवाजा खुला और 3 हैंडसम लड़के उस गाड़ी से उतरकर पार्टी में शामिल हो गए। सारी लड़कियां उन्हें देखकर आहें भरने लगी। वो तीनों बेहद हैंडसम थे। उनमें से 2 लड़कों को देखकर सब लोगों की आंखें नम हो गई, सिवाय अनाया के। वो अभी भी बिना किसी भाव के सब कुछ देख रही थी। स्वाति जी भी आज अपने मायके से आ चुकी थी और राघव जी भी आज पार्टी में शामिल हो गए थे। रंजीत जी स्टेज पर जाकर अपने हाथ में माइक लेकर बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी हमारी खुशियों में शामिल हुए, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। आइए जानते हैं कि ये पार्टी क्यों रखी गई है। तो मैं आप सबको बता दूं, आज आप लोग हमारे परिवार के बच्चों से मिलेंगे। इसी के साथ उन्होंने रिधान और ऋषभ को स्टेज पर बुलाया। जो 2 हैंडसम लड़के अभी गाड़ी से उतरे वो हमारे ऋषभ और रिधान थे। जैसे ही वो लोग स्टेज पर पहुंचे, दादाजी बोले, तो इनसे मिलिए, ये हैं हमारे बनगे बेटे के बच्चे, यानी हमारे पोते ऋषभ रायचंद और रिधान रायचंद। उसके बाद रिधम को बुलाया और उसे मिलाते हुए बोले, ये हैं हमारे छोटे बेटे के बनगा बेटा रिधम रायचंद। उसके बाद रूहानी और रूही को भी स्टेज पर बुला लिया और उनसे सबको मिलाते हुए बोले, ये हैं हमारे छोटे बेटे की बेटियां, बनगाई बेटी रूहानी रायचंद और उससे छोटी रूही रायचंद। जब से रूहानी स्टेज पर गई थी, एक जोड़ाए आंखें उसे काफी प्यार से देख रही थी। जो लड़का ऋषभ और रिधान के साथ पार्टी में आया था, वो ही रूहानी को एकटक देख रहा था। मोनिका अनाया के पास जाकर बोली, ओ अनाया, तुम्हें आज भी सबने नजरअंदाज कर दिया, सो सैड ना। तभी अनाया डेविल स्माइल कर बोली, शायद मिसेज शर्मा ने थप्पड़ धीरे मार दिया, तभी तुम यहाँ अपना गटर जैसा मुंह खोलने आ गई। तो मोनिका गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई और मन में बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जो लड़का ऋषभ और रिधान के साथ पार्टी में आया वो था आरव राजावत। राजावत फैमिली भी वहां शामिल थी। ये लोग रायचंद मेंशन के पास ही एक और सुंदर मेंशन था, राजावत मेंशन, वहीं रहते थे। रायचंद और राजावत फैमिली बहुत अच्छे दोस्त थे। इंट्रोडक्शन, दादाजी धीरज राजावत, दादी कामिनी राजावत, बनगा बेटा सुशांत राजावत, बनगाई बहू सीमा राजावत, छोटा बेटा प्रवीण राजावत, छोटी बहू प्रतिभा राजावत। इनकी एक बेटी भी है, समिता राजावत राठौर, पति महेंद्र राठौर। सुशांत और सीमा जी के 2 बच्चे हैं, आरव राजावत और उसकी और आरवी राजावत। प्रवीण जी और प्रतिभा जी के भी 2 बच्चे हैं, शिवाय राजावत और शिवन्या राजावत। समिता जी के 3 बच्चे हैं, जय राठौर, रिया राठौर, मायरा राठौर। रिया और मायरा जुड़वा हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कहानी पर।
यहाँ राठौर फैमिली भी शामिल थी और रिया और मायरा दोनों मोनिका की बेस्ट फ्रेंड थी। तभी रंजीत जी फिर से बोले, अब मैं बुला रहा हूँ हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य को। तो वो अनाया को इशारा करने लगे। तो अनाया स्टेज पर चली गई और वहां से मोनिका को देखकर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान उसे पास कर दी। तभी दादाजी बोले, तो इनसे मिलिए, ये है मेरे छोटे बेटे की सबसे छोटी बेटी और हमारे घर की सबसे छोटी मेंबर अनाया रायचंद। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आज तक कहाँ थी, तो ये अपनी स्कूलिंग हॉस्टल में रहकर पूरी कर रही थी और अब कॉलेज हमारे साथ ही रहकर करेगी। और ये सिटी टॉपर अनाया रायचंद है। लड़कियां अनाया की खूबसूरती देखकर जल रही थी, मगर जैसे ही दादाजी जी बताया कि वो सिटी टॉपर हैं, सभी को और भी जलन होने लगी। मगर अनाया को इससे कहाँ फर्क पड़ता, वो सबको बिना भाव के देख रही थी। तभी फिर से दादाजी की आवाज आई, और अब मिलिए हमारे नाती और नातिन से। मोनिका और मोहित भी स्टेज पर पहुंच गए। इनसे मिलिए, ये हैं मोनिका शर्मा और मोहित शर्मा। उसके बाद सभी नीचे उतर गए और दादू भी सबको शुक्रिया कर नीचे आ गए। इस पार्टी में शिवाय शामिल नहीं था। ऐसे ही सबने खाना खाया और पार्टी खत्म हो गई। सभी मेहमान जा चुके थे और केवल राजावत फैमिली ही वहां मौजूद थी। सभी लोग हॉल में ही बैठे थे, पूरी राजावत फैमिली और रायचंद फैमिली। तभी अनाया बोली, दादू मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो आरवी उसे देखकर बोली, अनाया रुको। तो सब उन दोनों को देखने लगे। अनाया ने अपनी एक आईब्रो उठा ली, जैसे पूछना चाहती हो क्या हुआ। आरवी रूहानी और रूही की काफी अच्छी दोस्त हैं। आरवी वैसे तो अच्छी है, मगर उसे अनाया नहीं पसंद, क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि अनाया ने रूहानी को हार्म किया था। तो आरवी बोली, क्या तुम अब यही रहने वाली हो। तो अनाया कुछ बोलने वाली थी, मगर फिर वो मेहमान है ये सोचकर अपना सिर हिला दिया। तो आरवी बोली, तो क्या तुम फिर से रूहानी को हार्म करोगी जैसे बचपन में किया था। रायचंद फैमिली को खुद पर शर्म आ रही थी और उन्हें डर भी था कि इस वजह से अनाया उनसे और दूर ना हो जाए। अभी कोई कुछ कहता कि तभी रिया और मायरा बोली, अनाया तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम क्यों रूहानी से इतना जलती हो। अगर तुम्हारी तरह मेरी बहन होती तो मैं तुम्हें अपने घर से धक्के मारो कर बाहर निकाल देती। तो अनाया बोली, ओ मिस राठौर, क्या आप कोई कोर्ट की जज हैं जो यहाँ न्याय करेगी। तो इस बात पर आरवी बोली, उसने गलत क्या बोला, तुम कितनी घटिया हो, गलती करने के बाद भी तुमने सॉरी नहीं बोला और आज तक भी तुमने माफी नहीं मांगी। अब अनाया का दिमाग खराब होने लगा था और उसके आसपास से मडस ऑरा निकलने लगा था, जिससे सभी को घुटन महसूस होने लगी थी। अनाया अपनी सर्द आवाज में बोली, मिस राजावत अपनी जुबान को लगाम में रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बचे ही ना। और हाँ, मेरे मामलों में अपनी नाक मत घुसाइए। आपकी गलतियां आपकी फैमिली और आपके दोस्त बर्दाश्त करते होंगे, मगर मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने किसी को हार्म नहीं किया था। यकीन नहीं होता तो अपनी बेस्ट फ्रेंड मिस रूही रायचंद से पूछ लीजिए। और हाँ, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की किसी ने भी हिम्मत की तो उसे जान से मारने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मिस राठौर, आप मुझे ज्ञान देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए कि आप खुद कितनी घटिया हैं जो गरीब लोगों को बुली करती हैं और फिर अपना पावर यूज कर बच जाती हैं। मगर मुझे बुली करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ना राठौर फैमिली ना ही राजावत फैमिली। तो मुझसे उलझने की भूल से भी ना करना, वरना तुम्हें ही एक भूल बना दूंगी। उसके बाद वहां से चली गई और दादू ने सभी को सच बता दिया कि अनाया ने कुछ नहीं किया था और वो वीडियो भी सभी को दिखा दिया। आरवी को अब अपने किए व्यवहार पर गुस्सा आ रहा था और मायरा और रिया की तो बोलती ही बंद हो गई, मगर अनाया को देखकर प्रतिभा जी की आंखों में चमक आ गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिल दिल दिल, स्माइल स्माइल स्माइल। CH13 कॉलेज का पहला दिन, सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी ऋषभ बोला, दादू इतना कुछ हो रहा था अनाया के साथ, आप लोगों ने हमें बताया तक नहीं। और चाची, आप माना कि आपने इसलिए उसे मारा ताकि वो बिगड़े ना, मगर आपने उसे माँ का प्यार देना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, मगर बोलनी पड़ रही हैं। अगर आपको अनाया के साथ ऐसा ही करना था तो आप दोनों ने उसे पैदा क्यों किया। जब ऋषभ ने ये बोला
रिद्धि जी और अश्विन जी को और भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ऋषभ बोला, ये आप दोनों की गलती है, तो उसकी सजा आप उसे क्यों दे रहे हैं? अनाया ने जो भी फैसला लिया बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप दोनों उसका प्यार डिजर्व नहीं करते। फिर सबको देखकर बोला, मैंने एक फैसला लिया है, अगर अनाया मान गई तो मैं ऐसा करना चाहूंगा। तो दादाजी जी बोले, तुम किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? तो ऋषभ बोला, वैसे भी चाचा चाची ने अनाया को नहीं अपनाया तो क्यों ना मेरी मैम अनाया को गोद ले ले। वैसे भी चाची के पास तो पहले से उनके पास उनके बच्चे हैं, जिन पर वो अपनी जान छिड़कती हैं, तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मॉम, क्या आप अनाया को अपनी बेटी और हमारी बहन बनाएंगी? तो स्वाति जी बोली, बिल्कुल, अगर अनाया मान जाए तो मैं उसे गोद ले लूंगी। उनकी बात सुनकर रिद्धि जी और अश्विन जी को बहुत दर्द हो रहा था, और रूही और रिधम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उन्होंने अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद किया था, वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। ऋषभ ने 2 पेपर्स रेडी करने को बोल दिया था। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। राजावत फैमिली भी यहीं पर थी और राठौर फैमिली भी। आज उन सबको अनाया के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उस बच्ची ने बचपन से कितना कुछ झेला है। ऐसे ही रात बीत गई और सुबह हो गई। आज की सुबह सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। किसी की जिंदगी में खुशियां तो किसी की जिंदगी में पछतावे और दुख दर्द लाने वाली थी। आज अनाया के कॉलेज का पहला दिन था। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया था, मगर राठौर फैमिली और राजावत फैमिली जा चुके थे, क्योंकि उनके वहां आज पूजा थी, क्योंकि उनके घर का बनगा बेटा आरव और छोटा बेटा शिवाय आज सालों बाद अपने घर लौटे थे। शिवाय आज आने वाला था, इसलिए राजावत फैमिली की कुलदेवी की पूजा का मुहूर्त सुबह का था। इसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही शामिल हो सकते थे, इसलिए राठौर फैमिली अपने घर लौट गई और राजावत फैमिली मंदिर की ओर। इधर रायचंद मैंशन में वकील साहब सुबह ही दोनों पेपर्स रेडी कर आ गए थे। इतने में ही अनाया सीढ़ियों से नीचे आने लगी। उसने एक ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट के साथ वाइट स्नीकर्स कैरी किए हुए थे। वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो जैसे ही नीचे आई, सब उसे देखने लगे तो वो सबको बिना भाव के देखने लगी। तभी उसके पास ऋषभ आया और उससे बोला, प्रिंसेस। तो अनाया ने ऋषभ को बिना भाव के देखा तो ऋषभ बोला, मैं आपका बनगा भाई हूँ प्रिंसेस, हमें माफ कर दीजिए, हमें अभी पता चला आपके साथ इतना कुछ हो गया। अगर हमें पहले पता होता तो हम आपके साथ ये सब कभी नहीं होने देते। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसकी आंखों से बह गया। अनाया को उसका रोना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बोली, भाइयों आप मत रोइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो ऋषभ थोड़ा सा बेहतर फील करने लगा और बोला, प्रिंसेस हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो अनाया बोली, हाँ बोलिए। अनाया का ऋषभ से इतने प्यार से बात करना रिधम को बहुत तकलीफ दे रहा था, क्योंकि अनाया उसे मिस्टर रायचंद कहकर बुलाती थी। ऋषभ बोला, प्रिंसेस हम तुम्हें एडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, अगर तुम मना भी करोगी तब भी हम तुम्हें इतना ही प्यार करेंगे। ये सुनकर अनाया के दिल में एक टीस उठी कि जो इंसान उससे आज पहली बार मिल रहा है वो उससे इतने प्यार से बात कर रहा है और उसको उसका हक और प्यार देना चाहता है जो उसे कभी नहीं मिला। फिर उसने एक नज़र अपने माँ बाप भाई को देखा जो उसके साथ हमेशा रहे, मगर उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं दिया, ना उस पर भरोसा किया। और उसकी सगी माँ जिसने उसे जन्म दिया, उसने कभी उसे अपने पास नहीं सुलाया, कभी प्यार नहीं दिया, ना अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। ये सोचकर उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और उसकी आंखों में बेहद दर्द दिखने लगा। उसे इस तरह रोते हुए देखकर सब लोग घबरा गए। रिद्धि जी जैसे ही उसके पास जाने को हुई, उससे पहले ही स्वाति जी ने अनाया को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। रिद्धि जी अपनी आंसू भरी आंखों से सब कुछ देख रही थी, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने बहुत देर कर दी थी। ऋषभ बोला, प्रिंसेस आपने क्या सोचा? तो अनाया ने एक नज़र रिद्धि जी को देखा और उसे उनकी वो कड़वी बातें और उनका नज़रअंदाज करना याद आ गया। उसने अपनी नज़रें फेर ली और बोली, भैयू मैं तैयार हूँ। रिद्धि जी और अश्विन जी ने जैसे ही ये सुना मानो उनकी धड़कनें रुक गई हो। रूही और रिधम भी आज बहुत बेबस महसूस कर रहे थे और रूहानी इन सब का जिम्मेदार खुद को समझने लगी। वही हाल रूही और रिधम का भी था।
तभी ऋषभ बोला, चाची इन पेपर्स पर साइन कीजिए, और चाचू आप, और रिदम, रूहानी और रूही तुम भी। सबने पेपर्स देखे। रिद्धि जी के हाथों से पेपर्स छूटकर उनके हाथों से नीचे गिर गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबने भी पेपर्स पढ़े, उन्हें भी बहुत दर्द हो रहा था, मगर उन्हें रिद्धि जी के लिए बुरा लग रहा था। मगर रिद्धि जी को उनके ही करने का फल मिल रहा था। उन्होंने उस छोटी बच्ची के साथ जो अन्याय किया था अपने स्वार्थ के लिए, तो अब उन्हें भी तो उस दर्द को सहना पड़ेगा जो उस मासूम सी बच्ची ने बिना किसी गलती के इतने साल सहा। अश्विन जी बोले, ऋषभ ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माना हमसे गलती हुई है, मगर इतनी बनगाई सजा हमें मत दीजिए। तो ऋषभ उनको मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ उन्हें देखने लगा और बोला, कमाल की बात की आपने चाचू। वैसे ये बताइए, चाची के रीजन तो समझ भी आते हैं, मगर आपकी क्या मजबूरी थी? और ऐसा भी नहीं है कि अनाया आपकी सौतेली बेटी हो, वो तो आपका अपना खून थी ना, फिर भी आपने उसके साथ इतना भेदभाव क्यों किया? और चिंता मत कीजिए, हम आपकी तरह नहीं हैं। हम कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। हम अनाया को ऐसे भी प्यार दे सकते हैं, मगर आप लोगों को आपकी गलती का एहसास करवाना जरूरी था। रिद्धि जी और अश्विन जी को थोड़ा ही राहत मिली, मगर उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा था। अनाया को एक पेपर्स पकड़ाकर ऋषभ बोला, प्रिंसेस ये एक कंपनी है, हमने इसे आपके नाम किया है। मना मत कीजिए, क्योंकि मैंने सभी भाई बहनों को कुछ ना कुछ दिया है, और तुम तो सबसे छोटी हो, इसलिए इसे एक्सेप्ट कर लो। तो अनाया ने भी फिर मना नहीं किया और उस पर साइन कर दिए। फिर सबने नाश्ता किया और रूही, रूहानी और अनाया एक ही कार में कॉलेज को चले गए। अभी भी अनाया ड्राइविंग कर रही थी और उसके बगल में रूहानी बैठी हुई थी और पीछे की सीट पर रूही। थोड़ा ही देर बाद वो लोग कॉलेज पहुंच गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल। CH14 कॉलेज में बवाल। जैसे ही वो लोग कॉलेज के गेट पर पहुंचे, अनाया ने गाड़ी पार्किंग की तरफ बढ़ा दी। रूही और रूहानी अंदर चले गए क्योंकि उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी। थोड़ा ही देर बाद अनाया भी कॉलेज के अंदर जाने लगी। कॉलेज में नए बच्चों की रैगिंग की जा रही थी। अनाया थी तो 17 साल की और उसकी हाइट भी काफी थी, मगर उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी जिससे वो बच्ची लगती थी। सभी रूही और रूहानी को जानते थे कि वो दोनों रायचंद फैमिली की प्रिंसेस हैं और ये कॉलेज भी उनका ही है, इसलिए कोई भी उन्हें परेशान नहीं करता था। मगर अनाया को अभी नहीं जानते थे कुछ बंगाई फैमिली के बच्चों के अलावा जो कल पार्टी में शामिल हुए थे। अनाया जैसे ही अपने क्लास में जाने को हुई, द डिवाइन ग्रुप, जो कि गरीब और नए बच्चों को बुली किया करता था, इस ग्रुप में सभी लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, मगर रायचंद फैमिली के सामने वो कुछ भी नहीं थे। इस ग्रुप में 2 लड़कियां और 3 लड़के थे, मोहित अवस्थी, मानव बजाज, रोहन मेहरा, रिधिमा रस्तोगी, पायल ठाकुर। उन लोगों की नज़र जैसे ही अनाया पर पिंगाई, वो दोनों लड़कियां जल गई और तीनों लड़के तो अनाया की ब्यूटी स्माइलिंग फेस में खो गए। जब दोनों लड़कियों ने उन तीनों को अनाया को ऐसे देखता पाया तो वो जल गई और थोड़ा ही तेज आवाज में अनाया से बोली, हे यू इधर आओ। रिधिमा के इतने जोर से बोलने पर वो तीनों होश में आए और आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। अनाया ने देखा कि वो उसे ही बुला रहे हैं तो वो उनके सामने चली गई। तो रिधिमा बोली, नाम क्या है तुम्हारा? तो अनाया ने उसे बिना भाव के देखा और बोली, अनाया रायचंद। जैसे ही सबने ये सुना, सब अनाया के बारे बात करने लगे। ये तो वही है सिटी टॉपर, यार कितनी सुंदर है और आवाज भी कितनी प्यारी है। ये तो रिधिमा मैम से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ यार, अब न्यू कैंपस क्वीन बनेंगी शायद। उनकी ऐसी बातें सुनकर रिधिमा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रिधिमा से थोड़ा रूड टोन में बोली, हम तुम्हारे सीनियर हैं, चलो गुड मॉर्निंग बोलो। तो अनाया ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उन सबको मॉर्निंग विश किया। तो रिधिमा बोली, ऐसे नहीं सिर झुकाकर। तो अनाया ने बिना भाव के उसे देखा और बोली, मैंने पहले ही आपको विश कर दिया है और मुझे बार बार एक ही चीज करके टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद, और वहां से जाने लगी। तभी रिधिमा गुस्से से बोली, ये लड़की, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो अनाया बोली, नहीं, और मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी हंसने लगे। रिधिमा को बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था।
तो वो अनाया से बोली, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? तो अनाया बोली, औकात? अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी क्या औकात है? तो रिद्धिमा घमंड से बोली, रिद्धिमा रस्तोगी हूँ मैं, रस्तोगी खानदान की इकलौती प्रिंसेस। तो अनाया उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अच्छा मगर रस्तोगी तुम्हारा सरनेम हो गया, अपने फैमिली को छोड़कर क्या औकात है तुम्हारी? कुछ भी नहीं, तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, उसके अलावा तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। अपने बारे में ऐसा सुनकर रिद्धिमा तिलमिला उठी और गुस्से से अनाया पर हाथ उठा दिया, मगर अनाया ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया और उसका हाथ मोड़ते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोली, मिस रस्तोगी अपने हाथ और जुबान को काबू में रखिए, अन्यथा आपके दोनों चीजें आपसे अलग कर दी जाएगी। इतना कहकर उसे झटके से छोड़ दिया और वहां से निकल गई, मगर रिद्धिमा सीधा मुंह के बल जमीन में गिर गई और उसके माथे पर चोट लग गई। उसके दोस्त उसके पास दौड़ते हुए आए और उसे मेडिकल रूम में ले गए। और अभी तक कॉलेज में बात फैल गई थी कि किसी ने रिद्धिमा रस्तोगी को सबक सिखाया है और वो सिटी टॉपर है। जैसे ही ये बात सबको पता चली, सब लोग अनाया को देखने लगे, मगर अनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रूहानी और रूही को इस बारे में अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि उनकी क्लास 8 स्टॉट थी। अनाया जैसे ही अपनी क्लास में पहुंची तो सब लोग उस पलट कर देखने लगे। अनाया एक खाली बेंच पर बैठ गई। थोड़ा ही देर बाद एक प्रोफेसर आए और उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन लिया। जब अनाया की बारी आई तो प्रोफेसर ने उसे सबसे मिलवाते हुए बताया कि वो सिटी टॉपर है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। अनाया अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। इस कॉलेज में सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अनाया ने इंट्रेंस एग्जाम में भी सिटी टॉप किया हुआ था। लड़के उसकी सुंदरता और होशियारी को एडमायर कर रहे थे, तो लड़कियां उससे जल रही थी। कुछ बेवकूफ़ लड़कियां उससे नफरत भी करने लगी थी कि वो ब्यूटी विद ब्रेन है और उसको नई कैंपस क्वीन का टाइटल भी मिल गया है। अनाया को इस बारे में कोई भी बात पता नहीं थी और शायद उसे पता चल भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, इसलिए अनाया कैंटीन की तरफ चली गई। वहाँ रूही, रूहानी और उसके कुछ दोस्त भी थे। उनके साथ ही आरवी भी थी। रूहानी ने जैसे ही अनाया को देखा, उसे अपने पास बुला लिया। कैंटीन में मौजूद सभी लोग शौक थे कि रूहानी अनाया को जानती है और रूहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए अनाया बहुत खास है। अनाया भी रूहानी के पास जाकर वहीं बैठ गई। रूहानी अपने दोस्तों से बोली, गाइस ये मेरी और रूही की छोटी बहन है अनाया रायचंद। अनाया को वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, मगर वो रूहानी से नाराज नहीं थी, इसलिए वो उससे कभी गलत तरीके से बात नहीं करती थी। रूहानी के सारे दोस्तों को अनाया बहुत पसंद आई। आरवी ने अनाया से माफ़ी मांगी तो अनाया बोली, इट्स ओके मिस राजावत, मुझे पराये लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता। इस बात पर आरवी को थोड़ा बुरा लगा, मगर उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। मगर रूहानी और रूही को पता चल गया, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि कल आरवी की गलती थी। जो रूहानी लोगों के थोड़े पास थे, उन लोगों को पता चल गया था कि अनाया रायचंद की सबसे छोटी प्रिंसेस है, और वो लोग अब अपने मन में डिसाइड कर चुके थे कि वो अनाया से कभी नहीं उलझेंगे, वरना शायद वो कॉलेज में ना रह पाए। और उन्हें अनाया से थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अनाया का पावरफुल ऑरा और उसका आज सुबह का वो डेंजरस आवाज़ सबकी रूह को कंपाने के लिए काफ़ी थी। आखिर वो बेरहम क्वीन जो थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल स्माइलिंग फेस। CH-15 शिवाय और अनाया की पहली मुलाकात कैंटीन में। लंच के बाद वो लोग वहां से घर की ओर निकल गए। जब वो लोग घर पहुंचे तो सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी दादू बोले, स्वाति बेटा राघव को आज घर जल्दी आने को बोलो, और रिद्धि बेटा तुम भी अश्विन से बोलो कि आज वो जल्दी घर आ जाए। रूहानी रूही और अनाया की तरफ इशारा करते हुए बोले, जाओ आराम करो, शाम को हमें राजावत मेंशन जाना है। तो अनाया बोली, बड़ी मुझे नहीं जाना, कहीं आप लोग चले जाएं। तो दादू बोले, शैतान बच्चे इतना जिद्दी नहीं बनते, बच्चे वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, आपको भी चलना ही होगा। तो अब अनाया ने ज़्यादा बहस नहीं की और अपने रूम में चली गई। वो अपने रूम में जाकर वॉशरूम में शावर लेने चली गई और बाथरोब पहनकर बाहर आई और अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा लिया और फिर ऐसे ही बेड पर जाकर सो गई। ऐसे ही शाम हो गई।
सब लोग तैयार हो गए थे। तभी रंजीत जी बोले, स्वाति बेटा जाओ देखो तो शैतान बच्चा तैयार हुआ या नहीं। तो स्वाति जी अनाया के रूम में चली गई। जब उन्होंने रूम देखा तो अनाया तैयार बैठी थी। उसने बहुत सुंदर रेड कलर का गाउन कैरी किया था और एक डायमंड नेकलेस, मेकअप के नाम पर काजल और न्यूड लिपस्टिक और पैरों में ब्लैक हिल्स पहने हुए थे। अभी वो किसी क्वीन की तरह लग रही थी। स्वाति जी ने उसकी बलाया ली और लिविंग में आ गए। जैसे ही सबकी नज़र अनाया पर गई, सबकी नज़रें उसी पर थम गई। बड़ी चलिए, मुझे वापस भी आना है, मैं वहां ज्यादा नहीं रुकूंगी। तो दादाजी मान गए, क्योंकि अनाया बहुत गुस्से वाली और बहुत जिद्दी थी। उसे किसी का आर्डर सुनना पसंद नहीं था। उस पर कोई कंट्रोल करे वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सभी लोग बाहर की ओर चल पड़े। 2 लोग एक गाड़ी में, ऐसे ही सभी बैठ गए। दादा दादी एक में, स्वाति जी और राघव जी, रिद्धि जी और अश्विन जी, रूही और रूहानी, रिधम और रिधान, ऋषभ और अनाया, और उनके पीछे बॉडीगार्ड्स भी चले गए। इधर राजावत मैंशन बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया था। सभी मेहमान आ चुके थे। मोनिका भी पार्टी में शामिल हुई थी, क्योंकि वो मायरा और रिया की बेस्ट फ्रेंड जो थी। मोनिका तो जब से उसने शिवाय को मैगजीन में बहुत बार देखा था, वो तो जैसे उसी का हो, उसे ऐसा लग रहा था। वो तो उसे अपना मान चुकी थी, और उसने आज एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहना था जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। थोड़ा ही देर बाद रायचंद फैमिली भी वहां पहुंच गई और सभी पार्टी में अंदर की ओर चल दिए। ऋषभ और अनाया भी साथ में बात करते हुए आ रहे थे। मोनिका ने जैसे ये देखा, उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगी, क्योंकि ऋषभ सबसे रूड तरीके से बात करता था और वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। मगर अनाया जब पैदा हुई, उसने उसे गोद में लिया और उसके फेस पर बहुत बंगाई स्माइल आ गई। वो अनाया को अपने बच्चे जैसे प्यार करता था। अनाया उसके लिए सभी भाई बहनों से ज्यादा मायने रखती थी। इसके पीछे एक और रीजन है जो आपको बाद में पता चलेगा। मोनिका अनाया को घूर रही थी। जैसे ही अनाया ने उसे खुद को नफरत से घूरता पाया तो उसकी आंखें सर्द हो गई और वो अपनी सर्द निगाहों से मोनिका की आंखों में देखने लगी, जिससे मोनिका अंदर तक हिल गई। उसको अनाया की आंखों से बहुत डर लग रहा था। जैसे ही अनाया ने पार्टी में कदम रखा, सभी लड़कों की नज़रें उसी पर ठहर गई। मगर जैसे ही उन्होंने उसके बगल में खंगे लड़के को देखा, जिसकी लाल आंखें उन्हें ही घूर रही थी, तो सभी ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली। अनाया ने भी ये चीज़ें नोटिस की। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि कोई उसकी भी फिक्र करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। आज उसे पता चला कि एक भाई का प्यार कैसा होता है। उसने अपनी आंखों में प्यार लाकर अपने भाई को देखा, जो उसे अपने बच्चे की तरह पैम्पर करता था। जब ऋषभ ने अनाया को खुद को देखता पाया तो वो अनाया का सिर सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा? तो अनाया बोली, आई लव यू भाई, आप सबसे बेस्ट हो। तो ऋषभ के फेस पर एक स्माइल आ गई, जिसे देखकर इस पास की लड़कियां तो उसकी स्माइल में खो गई। ऋषभ बोला, आई लव यू टू प्रिंसेस, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कोई भी बात या कुछ भी मुझसे बेझिझक बोल सकती हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वो सारी चीजें करेगा जो तुम्हें पसंद है। इस बात पर अनाया के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। थोड़ा ही देर बाद पार्टी और भी दिलचस्प हो गई, क्योंकि जिसके लिए पार्टी रखी गई थी, द शिवाय राजावत की एंट्री हो चुकी थी। वो और आरव दोनों बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। आरव भी हैंडसम था, मगर हमारा शिवाय इतना हैंडसम था कि उसके लिए हैंडसम वर्ड भी बन जाए। तो आइए जानते हैं शिवाय के बारे में। तो ये हैं हमारे होने वाले हीरो शिवाय राजावत। इनकी हाइट 6 फुट 1 इंच, गोरा रंग, गहरी नीली आंखें, 8 पैक एब्स, सिल्की बाल, तीखी नाक और पतले गुलाबी होंठ, मगर चेहरे पर एक तेज और गुरूर और बहुत ज्यादा गुस्से वाले और बेहद सनकी और जिद्दी। तो कैसे लगे आपको हमारे शिवाय बाबू? कमेंट पर जरूर बताएं। अब आते हैं कहानी पर। सभी लोग शिवाय को एकटक देख रही थी, मगर हमारा शिवाय बिना किसी भाव के चल रहा था। उसने एक नज़र भी किसी को नहीं देखा। तभी धीरज राजावत यानी हमारे हीरो के दादू ने सबसे बोला, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी ने हमें अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका शुक्रिया। तो आइए आज हम आपको राजावत इंडस्ट्री के सीईओ से मिलवाते हैं, जिसका आप लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा। शिवाय राजावत तो ये हैं हमारे छोटे पोते और राजावत इंडस्ट्री के सीईओ, जिनकी वजह से आज राजावत इंडस्ट्री नंबर 1 पोजीशन पर है।
और ये है हमारे बनगे पोते आरव राजावत। ये बहुत बनगे सर्जन हैं और इनका खुद के हॉस्पिटल हैं। और हमारी बनगाई पोती आरवी राजावत, जिनका अभी डिजाइनिंग का लास्ट साल बचा है। और ये है छोटी पोती शिवन्या राजावत, इन्होंने अभी कॉलेज ज्वाइन किया है। थैंक यू। इतना बोलकर वो अपने दोस्त के साथ आ गए, जो कि और कोई नहीं रायचंद फैमिली के हेड रंजीत रायचंद हैं। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने अपने सभी पोते पोतियों को बुलाया और रायचंद फैमिली से एक एक करके मिलाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं आरव और शिवाय किसी को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो दोनों हमेशा इंडिया से बाहर ही रहे हैं। आरव ऋषभ बेस्ट फ्रेंड हैं और विधान आरव को भी ऋषभ के जैसे अपना भाई मानता है। तो ये तीनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते, मगर आरव इन दोनों के अलावा किसी को नहीं जानता। और हमारे शिवाय बाबू रिदम को प्रोफेशनल तौर पर जानते हैं, मगर वैसे उनके बीच दोस्ती जैसा कुछ नहीं है। तो आरव और शिवाय सभी से मिलते हैं। आरव तो कल ही सबसे मिल चुका था, रूहानी, रूही और अनाया के अलावा। आरव बस एकटक रूहानी को निहार रहा था, जो बात हमारी रूहानी भी नोटिस कर रही थी, मगर उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो भी आरव को पसंद करने लगी थी। शिवाय बिना भाव के सबसे मिला। मोनिका तो उसको ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा खा जाएंगी, मगर शिवाय ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा। तभी रंजीत जी बोले, शिवाय इनसे मिलो, ये हैं अनाया रायचंद। जैसे ही शिवाय के कानों में अनाया नाम आया तो उसने अपने सामने देखा तो उसे एक बेहद मासूम, बिल्कुल बच्ची दिखने वाली लड़की दिखी। शिवाय की नज़र उसी पर ठहर गई, मगर जल्दी वो होश में आया और वहां से चला गया। मगर अनाया ने उसे एक नज़र देखकर अपनी नज़रें उसी से फेर लीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल। CH16 रिद्धि जी का पछतावा। अनाया अपने दादू से बोलती है, बड़ी मैं अब घर जा रही हूँ। तो रंजीत जी उसे रोकना चाहते थे, मगर उन्हें पता था अगर उन्होंने जबरदस्ती की तो अनाया का गुस्सा फट पिघलेगा, क्योंकि उसने जब पहले ही बता दिया था तो उसको रोकने का कोई मतलब नहीं बनता था। अनाया ऋषभ को बताकर वहां से चली गई। प्रतिभा जी खुश नहीं थी अनाया को जाता देख। उन्हें अनाया बचपन से बेहद पसंद थी, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत, सभी चीजें। जब उस पर इल्जाम लगा तब भी उन्होंने कभी इस पर यकीन नहीं किया और प्रतिभा जी को रिद्धि जी पर अफसोस होता था कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो गैर के बच्चे को बहुत प्यार देती है, मगर अपनी सगी बेटी के साथ सौतेले से भी बुरा व्यवहार। तब से वो उनसे कम ही बातें करती थी। सभी औरतें बातें कर रही थी तो उनमें से एक औरत बोली, वैसे मिसेज रायचंद, आपकी अनाया बहुत सुंदर है और काफी समझदार भी लगती है। आपने काफी अच्छे संस्कार दिए हैं उसे। ये बात सुनकर रिद्धि जी बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तभी एक दूसरी औरत बोली, वैसे आप बहुत अच्छी माँ हैं। आपने रूहानी, रूही और रिधम को बिल्कुल सगी माँ बनकर पाला और वो तीनों भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी एक और औरत बोली, वैसे हमने सुना है कि अनाया 4 साल की उम्र से ही हॉस्टल में रही है, ऐसा क्यों है? अब सभी रिद्धि जी के जवाब का इंतजार करने लगे। तो रिद्धि जी बोली, वो अनाया का घर पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मगर तभी एक औरत बोली, घर में कितने लोग थे, यहाँ तक कि आप भी तो थी। वो तीनों तो बनगे हो गए थे। आपको अनाया का ख्याल रखना चाहिए था। अगर हम अपने बच्चों को छोटी उम्र में अलग कर दे तो वो बिगड़ जाते हैं, या अगर उन्होंने गलत रास्ता ना भी चुना तो वो अपने माँ बाप से नफरत करने लगते हैं। मगर अनाया को देखकर नहीं लगता वो गलत संगत में है, क्योंकि वो तो बहुत मेहनती हैं, जिसने पहले स्कूल फिर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में भी टॉप किया। आप कामी खुशनसीब हो जो आपकी अनाया जैसी बेटी है। रिद्धि जी को अपने दिल में बहुत तकलीफ हुई जब उन्होंने सुना बच्चा अपने माँ बाप से नफरत करने लगता है। और ये सही भी तो था, क्योंकि अनाया को रिद्धि जी और अश्विन जी से नफरत हो गई थी, जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उस मासूम का बचपन अनाथों जैसा बना दिया, जबकि उसके पास इतना बंगा परिवार था। अभी और बात होती कि उधर स्वाति जी आ गई और वो प्रतिभा जी और रिद्धि जी को देखकर बोली, आप लोगों ने अनाया को देखा? उसने खाना नहीं खाया है, कहाँ है वो? तो प्रतिभा जी बोली, शायद वो घर चली गई। तो स्वाति जी बोली, ये लड़की ना बिना खाना खाए चली गई।
और वहां से चली गई। सब लोग बोलने लगे, मिसेज रायचंद अनाया से बहुत प्यार करती हैं शायद। तभी प्रतिभा जी बोली, हाँ बिल्कुल, वो और उनके दोनों बेटे और राघव भाई साहब भी अनाया से बहुत प्यार करते हैं। वो तो उसे गोद लेना चाहते थे, मगर फिर उन्होंने सोचा शायद रिद्धि जी और अश्विन जी को बुरा ना लग जाए, इसलिए उन्होंने ये बात छोड़ दी। और वैसे भी वो उससे बहुत प्यार करते हैं, अगर गोद नहीं भी ले पाए उनका प्यार तो कम नहीं होगा। अनाया बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे भी वो बेहद पसंद है। जब प्रतिभा जी ने गोद लेने वाली बात बोली तो एक औरत बोली, हाँ, गोद लेने वाली बात से रिद्धि जी और अश्विन जी को बुरा लग सकता है। आखिर कोई अपने खून और अपने जन्मे बच्चे को कूद से दूर थोड़ी कर सकता है। आपको पता है मिसेज राजावत, मेरी भी दो बेटियां हैं। एक बार मेरी छोटी बेटी ने बनगाई बेटी को दूर धक्का दे दिया, जबकि वो अपनी बनगाई बहन से बहुत प्यार करती थी, मगर फिर भी उसके मन में जलन की भावना आ गई, क्योंकि हम उसकी बनगाई बहन को ज्यादा अटेंशन देते थे और उसको जैसे भूल ही गए थे, क्योंकि बनगाई बेटी थोड़ी भोली है बस इसलिए, मगर सिर्फ हमारी गलती की वजह से दोनों बहनों के रिश्ते बिगड़ गए। इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं थी, ये गलती हमारी थी कि हमने ऐसा किया। मगर वक्त रहते मुझे समझ आ गया और आज वो दोनों बहनें एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कती हैं। वो देखिए, मेरी दोनों बेटियां, सबने वहां देखा तो दोनों बहनें एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रही थी। प्रतिभा जी बोली, मिसेज दीवान, क्या आपने उसे जब उसने अपनी बनगाई बहन को पुश किया तो सजा नहीं दी, मतलब उस पर हाथ उठाया या बाहर फेंकने के लिए क्यों नहीं भेजा? तो मिसेज दीवान बोली, मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि वो तो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज भी उसके साथ बांट कर खाती थी। तो मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, वो तो दीदी से प्यार करती है ना? तो वो बोली, नहीं मैं अब प्यार नहीं करती। तो मैंने पूछा क्यों, तो वो बोली, सब दीदी से ही प्यार करते हैं, सब उनका ही ध्यान रखते हैं। तो मैंने उससे बोला, पहले तो आपको प्रॉब्लम नहीं थी। तो पता है मेरी छोटी बेटी ने क्या कहा, पहले तो मम्मा मुझे भी प्यार करती थी दीदी की तरह, मगर अब वो बस दीदी से प्यार करती हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि दीदी को प्यार मत करो, मगर थोड़ा सा ही मुझे भी प्यार चाहिए। मम्मा क्या मैं गंदी हूँ जो अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तो दीदी के साथ लंगाई भी नहीं करती। मम्मा सॉरी, मैंने कोई गंदी बात की तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे इग्नोर मत करो ना, मुझे बहुत गंदा लगता है, जैसे कि मेरा कोई नहीं है। मैं दीदी को परेशान भी नहीं करूँगी। जब मैंने ये बातें सुनी तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, बस तभी से मैंने दोनों को बराबर प्यार दिया, जिससे दोनों का रिश्ता और अच्छा हो गया और मेरी बेटी भी गलत रास्ते नहीं गई। सब उनसे बहुत खुश हुए। प्रतिभा जी बोली, मिस दीवान, आप बहुत अच्छी माँ हैं और आपके एक अच्छे डिसीजन की वजह से आपकी दोनों बेटियां एक साथ खुश हैं। वहीं रिद्धि जी का गिल्ट और बढ़ गया और आज उन्हें अपने किए का बहुत पछतावा था, मगर उन्होंने वक्त रहते ये बात नहीं समझी और नतीजा ये है कि अनाया को रिद्धि जी ने खो दिया और उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल। CH17 ऋषभ का मायरा को सुनाना। रिद्धि जी को आज पता चला कि उन्होंने गुनाह किया है, एक बच्ची से उसका बचपन छीनकर। वो अपनी आंखों की नमी छिपा रही थी, जिससे उनकी आंखें बेहद लाल हो गई थी और वो वहां से कुछ बहाना बनाकर चली गई। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर प्रतिभा जी उनके पीछे पीछे चली गई। रिद्धि जी जो कब से खुद को रोने से रोक रही थी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वहां प्रतिभा जी खंगाई थी, जो कभी रिद्धि जी की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, मगर अनाया के साथ वो सब होने के बाद आज उनकी दोस्ती में भी दूरियां आ गई थी। प्रतिभा जी बोली, रिद्धि क्या हुआ, तुम्हें पछतावा हो रहा है? हाँ, मगर क्या फायदा, अब मैंने तुम्हें कितना समझाया था, कितना रोका था, मत करो उस मासूम के साथ ऐसा, गलती भी हो गई तो उसे प्यार से समझाओ, मगर तुम अपने तीनों बच्चों के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें उस मासूम सी 4 साल की बच्ची पर तरह नहीं आया। पहले पता है, मुझे गर्व होता था कि तुम मेरी दोस्त हो जो किसी और के बच्चों को अपने सगे बच्चे की तरह प्यार करती है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम दूसरों का ध्यान रखते रखते और सिर्फ इसलिए कि लोग तुमसे ये कहेंगे कि सौतेली माँ सौतेली होती है, इसलिए अपने बच्चे को ज्यादा प्यार कर रही हैं।
एक बात बताओ, इसमें गलत क्या था? अगर अनाया पर ज्यादा ध्यान दिया जाता। वो सबसे छोटी थी, उस पर ही तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। मगर तुमने सच में लोगों के लिए अपनी जन्म दी हुई बेटी को छोड़ दिया, और आज देखो जैसे तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक वैसे ही अब उसे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और, तुमने उसे पैदा करके गलती की। जब तुम्हें लोगों की इतनी पिंगाई थी तो क्यों उसे इस दुनिया में लाई, ताकि उसके माँ बाप होकर भी वो अनाथों की तरह जिए। मगर अब तुम देखो रिद्धि, अपने एक गलत फैसले की वजह से तुम्हारी अपनी बेटी तुमसे नफरत करती है। शायद वो तुम्हें कभी माफ भी नहीं करेगी, मगर इसमें उसकी गलती नहीं है। तुम खुद सोचना, अगर तुम उसकी जगह होती तो तुम माफ कर देती। खैर चलो खाना खाने चले, वैसे भी तुम्हें अनाया से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वहां से चली गई। वहीं रिद्धि जी बस एकटक जमीन को घूर रही थी, और वो बोली, पाप तो किया है तूने, अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं अनाया से माफी लेकर रहूंगी, कभी तो मेरी बच्ची अपनी इस स्वार्थी माँ को माफ करेगी। वो भी अपना चेहरा धोकर खाने के लिए चली गई। मगर वहां कोई और भी था, जो उनकी बातें सुन रहा था, और बोला, माइन बेबी डॉल, तुम्हें एक नज़र देखकर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। और जान, आई प्रॉमिस, जो भी तुम्हें दर्द देगा उन सब की जिंदगी तबाह कर देगा, ये शिवाय राजावत। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारे शिवाय थे, जो अपनी माँ को जाते देख उनके पीछे आया था उन्हें खाने को बुलाने के लिए। मगर जैसे ही उसने अपनी माँ की बातें सुनी और उन बातों में अनाया का जिक्र सुना, उसके कदम रुक गए। मगर जैसे जैसे वो बातें सुन रहा था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको रायचंद परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, सबसे ज्यादा रिद्धि जी पर, कि एक माँ होकर उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। वो भी वहां से खाने के लिए चले गया, उसे भी अपनी जान को देखना था। सभी लोग खाने के लिए बैठे हुए थे, मेहमानों ने पहले ही खा लिया था, और वो लोग चले गए थे। और अभी राजावत और रायचंद फैमिली और साथ ही राठौर फैमिली भी वहां मौजूद थी। मोनिका भी वहीं थी। जैसे ही उसकी नज़र शिवाय पर पिंगाई, वो उसे एकटक देखने लगी, मगर शिवाय ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा, जिससे मोनिका को बेहद गुस्सा आ रहा था। मगर शिवाय को पता भी चलता उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी खाने की टेबल पर थे। तभी रूहानी बोली, दादू अना कहाँ है? क्या उसने खाना खा लिया? तो दादू बोले, नहीं, वो घर चली गई है। मैंने भी नहीं रोका, तुम्हें पता तो है, शैतान बच्चे ने पहले ही बोल दिया था। अगर मैं उसे फिर भी रोकता तो उसे गुस्सा आ जाता। तभी मायरा बोली, इतना गुस्सा और जिद करना अच्छा नहीं हुआ दादू। वो बाहर रहकर बहुत बदतमीज हो गई है। कल भी वो कैसे बात कर रही थी। अभी दादू कुछ बोलते उससे पहले ही ऋषभ बोला, मिस राठौर माफ कीजिए, लेकिन ये हमारा फैमिली मैटर है और आपको मेरी प्रिंसेस के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। क्या सही है क्या गलत, उसके लिए मैं हूँ। वो ऋषभ रायचंद की प्रिंसेस है, वो जो करना चाहे कर सकती हैं। यहाँ तक अगर वो किसी का मर्डर भी कर देगी तब भी मैं उसका सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मेरी बच्चा कभी गलत काम नहीं करती। और आप उस दिन भी बहुत कुछ बोली थी मेरी बहन के बारे, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसके बारे कुछ भी बोलेगी और मैं सुनूंगा। ये आपको मेरी लास्ट वार्निंग है। उसके बाद वो भी बिना खाए वहां से चला गया। समिता जी मायरा को डांटते हुए बोली, मायरा, ये क्या तरीका है किसी के बारे में बात करने का? हाँ, रही अनाया की बात, उसने कुछ गलत नहीं किया, ना कल ना आज। उसको मन किया तो चली गई। और रही गुस्सा और जिद की बात, तो जिद तो तुम भी करती हो, तो क्या तुम भी बदतमीज हो? और तुम बिना सच जाने उसके बारे में गलत बातें बोल रही थी, तो उसने तुम्हारा बस जवाब दिया। क्या तुम अपने बारे में गलत इल्ज़ाम बर्दाश्त करोगी नहीं ना? तो फिर आज के बाद अगर तुमने किसी के बारे बिना जाने गलत बातें बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की बातें सुन मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे, और उसे अब अनाया को कैसे भी करके सबक सिखाना था। उसने सबसे माफ़ी मांगी और वहां से चली गई। गुस्सा तो शिवाय और सबको भी उस पर आ रहा था, मगर किसी ने कुछ नहीं बोला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल स्माइल। CH18 मलिस्का कपूर। अब किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था। रायचंद फैमिली सबसे विदा लेकर अपने मेंशन के लिए निकल गई। मोनिका भी उनके साथ ही रायचंद मेंशन चली गई। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि मोनिका ने उसकी इंसल्ट की, मगर जब ऋषभ ने उसका सपोर्ट किया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी।
वो मन में बोली, पहले तो मैं बस उस रूहानी को अपना दुश्मन समझती थी, मगर आज से तुम भी मेरी दुश्मन हो, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, देख लेना। और डेविल स्माइल करने लगी। सभी लोग थोड़ी देर में मेंशन पहुंच गए तो दादू बोले, मोनिका जाओ रेस्ट कर लो अपने कमरे। तो मोनिका वहां से चली गई। तभी दादू सबसे बोले, आप सब यहीं रुकिए। सब लिविंग रूम में बैठ गए। ऋषभ और अनाया तो पहले ही सो चुके थे। दादू सभी को देखकर बोले, आप लोगों की वजह से आज हमारी बच्ची को कोई कुछ भी बोल देता है। आप लोगों की उस घटिया हरकत की वजह से अनाया, जो इस घर की सबसे छोटी बेटी है, उसे सबकी कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। मुझे शर्म आती है तुम लोगों पर इतना बोलकर वहां से उठे और राधिका जी के साथ अपने कमरे में चले गए। इधर हॉल में सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर कोई क्या ही बोलता, ये सच ही था। अनाया को आज कोई भी कुछ भी बोल देता था, सिर्फ उसके परिवार की वजह से, क्योंकि जो परिवार अपनी बच्ची पर भरोसा नहीं करता और लोग जब कुछ गलत कहते तब भी अनाया के सपोर्ट में नहीं बोलता, तो सबको यही लगेगा ना उसके आगे पीछे कोई सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो हम अगर कुछ बोल भी दें तो कुछ नहीं होगा। और सबकी हिम्मत बढ़ती गई। उदास मन से सब अपने अपने कमरे में चले गए। रिधान को भी अपने परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भी अनाया और रूही से सबसे ज्यादा प्यार करता था, मगर अभी उसने उससे ठीक से बात नहीं की थी। स्वाति जी और राघव जी के कमरे में स्वाति जी बोली, मैंने कहा था ना राघव, अनाया ऐसा नहीं कर सकती, मगर तब सबने मुझे पर यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि रिद्धि ने मुझे ये तक कहा कि मैं उसकी बेटी को बिगाड़ रही हूँ, मगर आज वो अनाया की नफरत झेल रही हैं। आपने भी उसे ही गलत समझा, मगर आपने कभी उसे बुरा नहीं बोला, बस इसी बात की तसल्ली है मुझे। तो राघव जी के आंखों में नमी आ गई। वो अपने भराए गले से बोले, स्वाति जी, हम भी उसके दोषी हैं, जो हमने उस पर भरोसा नहीं किया, मगर हम भी उसको हॉस्टल नहीं भेजना चाहते थे, मगर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे ये डर था इस वजह से हमारे रिश्ते और खराब हो जाएंगे। और आज मेरे उस फैसले ने अनाया को मुझसे भी दूर कर दिया। पहले वो मेरे पीछे कैसे भागती थी और सबसे ज्यादा मेरे ही साथ खेला करती थी, मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाओ करके जिद करती थी, मगर अब उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जैसे सालों पहले मैंने मोगा, उसने कितना बोला था, डैड मुझे आपके साथ रहना है, मैंने कुछ नहीं किया, मगर मैंने कुछ नहीं किया। आज मेरी बच्ची मुझे एक नज़र तक नहीं देखती, यहाँ तक मैंने उसके मुंह से अपने लिए डैड भी नहीं सुना। बहुत दर्द होता है, मगर इसमें मेरी गलती थी, सजा तो मिलेगी ही। और देखो आज उसने मुझे सजा दे दी, मुझसे अपना मुंह मोड़कर, और उनकी आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। स्वाति जी बोली, आप चिंता ना करें, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, मगर इतनी जल्दी वो किसी को माफ नहीं करेगी। उस बच्ची को कितना हर्ट किया है सबने। फिर ऐसे दोनों सो गए। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग में बैठे हुए थे। अनाया भी कुछ ही देर में आ गई और अपने दादा दादी स्वाति जी, रिधान और ऋषभ को और रूहानी से बोली, गुड मॉर्निंग बडी स्वीट हार्ट, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग भैयू, गुड मॉर्निंग मिस रायचंद। इतना बोलकर अपनी सीट पर बैठ गई। वहीं रूहानी बहुत खुश थी कि अनाया ने उसे भी विश किया, हालांकि थोड़ा बुरा लगा उसका मिस रायचंद कहना, मगर फिर भी वो खुश थी। वहीं बाकी लोगों के दिल में एक टीस उठी। रिद्धि जी को बहुत बुरा लगा अनाया का स्वाति जी को मम्मा कहना, मगर वो कुछ कह नहीं पाई। अश्विन जी बहुत बेबस महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक बाप होकर अपने ही खून को तकलीफ दे दी, उसके साथ नाइंसाफी कर दी। राघव जी को आज एहसास हुआ, उनके चुप रहने से आज उन्होंने अनाया को खो दिया। वहीं रिधम और रूही को हर्ट हो रहा था कि उनसे बहुत बंगाई गलती हो गई अनाया को गलत समझ के, मगर अनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे इन लोगों से नफरत होती थी। जब भी उसे ये याद आता कि अनाया सिर्फ इन लोगों की वजह से मर गई। सभी ने नाश्ता किया और अपने अपने कामों में चले गए। आज भी रूहानी और रूही अनाया के साथ ही कॉलेज को गए। गाड़ाई में शांति थी, मगर रूही मिरर में एकटक अनाया को देख रही थी। जो बात अनाया ने भी नोटिस की, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद वो तीनों कॉलेज पहुंच गए और तीनों एक साथ कॉलेज के अंदर जाने लगे। तभी एक लड़की रूहानी से टकरा गई और उसका फोन गिर गया और टूट गया। जैसे ही उसने ये देखा, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो रूहानी को गुस्से में देखते हुए बोली, देखकर नहीं चल सकती, तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया। तो रूहानी बोली, मगर इसमें तुम्हारी गलती है, तुम ही रास्ते की जगह फोन देख रही थी।
तभी वो लड़की जो सोच रही थी कि रूहानी उससे माफ़ी मांगेगी, रूहानी भी मांगने वाली थी, मगर इस लड़की का एटीट्यूड देखकर यहाँ तक कि सारी गलती उसी लड़की थी, फिर भी वो रूहानी को सुना रही थी। तो ये है मलिस्का कपूर। इसकी फैमिली पॉलिटिक्स में होने की वजह से ये किसी से नहीं डरती, मगर इसको नहीं पता कि रायचंद फैमिली चाहे तो इनकी फैमिली को मिनटों में बर्बाद कर दे, मगर वो किसी को भी बेवजह नहीं परेशान करते थे। मलिस्का जैसे ही रूहानी पर हाथ उठाने वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने देखा किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, उसे और भी गुस्सा आने लगा, मगर वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। उसने देखा कोई छोटी लड़की जिसकी हाइट तो बहुत अच्छी थी, मगर वो बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारी अनाया थी, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और बेहद गुस्से से उसे घूर रही थी। मलिस्का ने अनाया की आंखों में ध्यान नहीं दिया, मगर उसकी खूबसूरती देखकर वो बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। मलिस्का बोली, यूं बिच। अभी उसने इतना ही बोला था कि अनाया ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि मलिस्का के कान सुन्न पड़ गए और उसके होठों के किनारे से खून रिसने लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइलिंग फेस। CH19 मलिस्का का रूहानी से माफ़ी मांगना। अनाया के ऐसे थप्पड़ मारने से मलिस्का सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरी और उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा। उसे अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी मलिस्का ने खुद को संभालते हुए खंगा किया और अनाया की ओर अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम जानती भी हो तुमने किस पर हाथ उठाया है? अनाया बोली, बिल्कुल, मैंने ऐसी लड़की पर हाथ उठाया है जो अपनी गलती के बावजूद दूसरों से सॉरी सुनना एक्सपेक्ट करती है, और अगर उसकी बातें ना मानी जाए तो वो अपने बाप के पावर का रौब छांकती है। IMRYT मिस कपूर। मलिस्का इतना ही बोली थी कि अनाया बोली, जस्ट शट अप। मगर जैसे ही अनाया जाने को हुई, मलिस्का बोली, अब देखो मैं तुम्हें कैसे इस कॉलेज से निकालती हूँ। मेरे पापा पॉलिटिक्स में हैं, यहाँ तक कि वो अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुक रखते हैं। ये सुनकर रूहानी डर गई, क्योंकि घर में थोड़े बहुत लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था कि दादू, अश्विन जी और राघव जी भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं। मगर अब उन्होंने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया, मगर अभी भी वहां रायचंद फैमिली से द ड्रैगन RR का सिक्का चलता है, जो मौत का दूसरा नाम है, मगर उसका असली नाम और पहचान कोई नहीं जानता। अभी रूहानी कुछ बोलती तो अनाया मलिस्का को देखने लगी। उसके बाद बोली, ओ रियली, तुम मुझे कॉलेज से निकालोगी? ठीक है, जाओ निकाल के दिखाओ। अनाया को इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते देख एक पल के लिए मल्लिका चौंक गई, मगर फिर बोली, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे ये कॉलेज तुम्हारे बाप का हो। अनाया बोली, बाप का ही है, मगर ये कॉलेज मेरे दादू ने और उनके दोस्त ने बनवाया है, रंजीत रायचंद ने। जैसे ही अनाया ने ये बोला, सब शौक होकर उसे देखने लगे। हालांकि अनाया को अपनी पहचान छुपाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब मलिस्का से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी अनाया उसके पास गई और उसके कान में बेहद ठंडी आवाज में धीरे से बोली, मिस कपूर, तुमने आज गलत पंगा ले लिया। अनाया से नहीं, अंडरवर्ल्ड क्वीन, बेरहम क्वीन। अब मैं भी देखती हूँ तुम्हारा बाप कैसे रहेगा। पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा घमंड है ना तुम्हें अपने बाप के पावर और पैसे पर। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मिस रायचंद से माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारी सांसें छीनने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, मेरी बातों को हल्के में लेने की गलती मत करना मिस कपूर। अनाया की बातें सुनकर अब मलिस्का के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसको थोड़ा समय लगा खुद को संभालने में, मगर फिर उसने रूहानी से माफ़ी मांगी और तेज कदमों से वहां से चली गई। अनाया भी उसके बाद बिना कुछ बोले अपनी क्लास की तरफ निकल गई। रूही और रूहानी तो अभी भी शौक में थे, मगर दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और चमक थी। वो दोनों भी अपने क्लास में चले गए, मगर ये सब डिवाइन ग्रुप भी देख रहा था। आज रिधिमा रस्तोगी भी कॉलेज आई हुई थी और उसने अपने घर में अनाया की शिकायत की थी, जिससे वो लोग भड़के हुए थे। शायद आज वो लोग कॉलेज आकर अनाया को कॉलेज से निकालने को बोलेंगे, मगर ये सब देखकर वो सब लोग सदमे में थे, क्योंकि मलिस्का से सारा कॉलेज डरता था।
क्योंकि उसके पापा का अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक था। मगर अनाया ने उस लड़की से माफ़ी मंगवा ली। अब उन्हें थोड़ा डर लगने लगा था। मगर रिधिमा बोली उसे मलिस्का के बारे पता नहीं होगा शायद, और वैसे भी उसकी कोई औकात नहीं है, सिर्फ सुंदर और टापा होने के अलावा। इन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी क्योंकि ये लोग काफ़ी दूर थे। मगर इन बेवकूफ़ लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि अनाया का सरनेम रायचंद है और वो रूहानी और रूही के साथ नजर आती है। मगर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ये भी अपने माँ बाप के साथ अनाया के पैर में सिर रखकर माफ़ी मांगेगी। उसके बाद वो लोग भी क्लास में चले गए। इस बात से अनजान कि कोई इनकी बातें छुपकर सुन रहा था और उसने किसी को मैसेज किया और वहां से निकल गया। इधर अनाया के क्लास में सब उसे देख रहे थे, मगर अनाया ने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर भी आ गए और अपना लेक्चर लेने लगे। अनाया तो पहले से ही डॉक्टर हैं, मगर ये बात किसी को नहीं पता कि मेडिकल फील्ड में डॉक्टर नी को भगवान माना जाता है, जो सभी मेडिकल और आयुर्वेदिक का ज्ञानी है। ऐसे ही एक के बाद लगातार 4 लेक्चर हुए। उसके बाद सब लोग कैंटीन की तरफ चले गए। आज शिवन्या राजावत शिवाय की बहन भी कॉलेज आई हुई थी, मगर उसका सब्जेक्ट अनाया से अलग था। वो भी आरवी के साथ बैठी हुई थी। उन्हीं के साथ रूही और उसके दोस्त और रूहानी और उसके भी कुछ दोस्त बैठे हुए थे। अनाया को देखकर रूहानी बोली, अना यहाँ आओ। तो अनाया भी रूहानी के बगल में बैठ गई, मगर उसने किसी को एक बार भी देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि रूहानी ने सबको बता दिया था अनाया को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। रूहानी ने अनाया के लिए भी खाना ऑर्डर कर लिया। उसके बाद सब अपना अपना खाना खाने लगे। शिवन्या अनाया को एकटक देख रही थी। आरवी और अनाया ने भी ये बात नोटिस की, मगर अनाया ने इग्नोर कर दिया और आरवी बाद में बात करेगी ये सोचकर चुप हो गई। अभी सभी खाना खा रहे थे कि पियून वहां आकर बोला, यहाँ अनाया रायचंद कौन है? तो अनाया अपने जगह से खंगाई हो गई और बोली, मैं हूँ। तो पियून बोला, आपको प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया है। अनाया बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। इधर रूहानी को बहुत डर लग रहा था। उसने किसी को कॉल किया और बोली, भाई अना को आपकी ज़रूरत है, जल्दी से कॉलेज आइए। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आए, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पहुंचता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल। CH20 ऋषभ की एंट्री। अनाया ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची तो उसने नॉक किया तो अंदर से कम इन बोला गया। अनाया ऑफिस के अंदर चली गई। उसने वहां देखा तो वहां रिधिमा रस्तोगी और पूरा डिवाइन ग्रुप और रिधिमा की माँ पापा दोनों मौजूद थे। अनाया जैसे ही अंदर आई, एक बार के लिए तो मिस्टर एंड मिसेज रस्तोगी भी उसे देखते ही रह गए, मगर जल्दी ही होश में आकर अनाया को गुस्से से घूरने लगे। मगर अनाया को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा और वो रिधिमा को चिंगाने वाली मुस्कान के साथ देखने लगी। फिर प्रिंसिपल से बोली, सर आपने मुझे बुलाया था। तो प्रिंसिपल बोले, मिस अनाया आपके खिलाफ कंप्लेन आए हैं। अंदर से उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मिस्टर ओल्ड रायचंद यानी अनाया के दादाजी ने प्रिंसिपल से अपनी तीनों पोतियों का ध्यान रखने का बोला था, मगर वो कंप्लेन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रिंसिपल किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते थे। ये बात रंजीत जी को पता है, मगर उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि कोई भी उन्हें बुली ना करे, बस इस चीज़ का ध्यान रखने को बोला था। अनाया बोली, कैसी कंप्लेन सर, और मैंने किया क्या है? तो प्रिंसिपल बोले, आपने मिस रिधिमा रस्तोगी को बुली किया और उन पर हाथ भी उठाया जिससे उन्हें चोट लगी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो अनाया बोली, सर मैं न्यू कमर स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे किसी को बुली कर सकती हूँ? तो रिधिमा सकपका गई क्योंकि शुरुआत उसी ने की थी। फिर भी गुस्से में बोली, तुमने मुझे पर हाथ उठाया, क्या तुम ये कहोगी तुमने ऐसा नहीं किया? तो अनाया के एक ठंडी नज़र से उसे देखा, फिर प्रिंसिपल सर की तरफ देखते हुए बोली, जी सर मैंने इन पर हाथ उठाया था। अभी वो और कुछ बोलती तभी मिसेज रस्तोगी बिफरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठाने की? अगर उसे ज़्यादा चोट लग जाती तो अनाया बोली, आवाज़ नीचे। मिसेज रस्तोगी, मुझे ऊंची आवाज़ सुनना पसंद नहीं है, और आपकी फूल की बच्ची बात करूं तो उसने पहले मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मैंने बस खुद को बचाया, इसमें गलत क्या है?
वहीं सभी लोग अनाया को अपना मुंह खोले और आंखें फाड़े देख रही थे। प्रिंसिपल रिधिमा को देखते हुए बोले, मिस रिधिमा अब आप क्या बोलेगी? आपने तो कहा आपने कुछ नहीं किया, मगर शुरुआत तो आपने की थी। अब बोलिए, आपको क्या सजा दूं? न्यू स्टूडेंट को बुली करने के लिए? तो रिधिमा का चेहरा सफेद पन गया और वो जल्दी से बोली, सर मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है, इसी ने मुझ पर हाथ उठाया था। मैंने बस इससे गुड मॉर्निंग विश करने बोला था अपने सीनियर को। अब अनाया को रिधिमा का ये ड्रामा बेहद बोरिंग लग रहा था। तभी वो बोरियत से बोली, ठीक है मिस रस्तोगी, अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये अभी साबित हो जाएगा। सर क्यों ना हम सीसीटीवी फुटेज चेक करें? तो प्रिंसिपल भी मान गए, मगर रिधिमा का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वो हकलाते हुए बोली, इसमें सीसीटीवी फुटेज देखने की क्या जरूरत है? आखिर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तो अनाया इविल स्माइल करते हुए बोली, मिस रस्तोगी आप डर क्यों रही हैं? आपने तो कुछ नहीं किया ना, तो हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं। अब तो रिधिमा कुछ बोल ही नहीं पाई और अनाया उसे एक डेविल स्माइल पास करती है, जिससे उसको और डरने लगता है। तभी अनाया बोलती है, सर अभी मिसेज रस्तोगी बोल रही थी कि मेरी गलती है तो मुझे मिस रस्तोगी से घुटने टेक कर माफ़ी मांगनी चाहिए, तो अब मैं बोलती हूँ, जिसकी गलती होगी वो पूरे कॉलेज के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगेगा। तो रिधिमा गुस्से से बोली, नो वे, मैं तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की से बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो अनाया एक तिरछी स्माइल कर बोली, मगर तुम तो अभी बोल रही थी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम क्यों माफ़ी मांगने लगी? दूसरी बात, दो कौड़ी की तुम हो जो अपने बाप के दम पर उछलने के और रौब छांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, और तुम मेरे पैर के धूल के बराबर भी नहीं, तो अपना कंपैरिजन मुझसे करने की हिम्मत भी मत करना। वहीं उसकी बातें सुनकर रिधिमा तिलमिला उठी और जैसे ही हाथ उठाने को हुई, तभी किसी की डरावनी आवाज गूंजी, मिस रस्तोगी लगता है आपको अपनी जिंदगी से प्यार खत्म हो गया है, जो आप मेरी प्रिंसेस पर हाथ उठाने की गलती कर रही हो। वही सब उस इंसान को देखने लगे, ये कोई और नहीं ऋषभ रायचंद था। तभी वो कमरे में एंटर हुआ और बोला, क्या हुआ यहाँ? अभी उसने इतना ही बोला था कि सीसीटीवी फुटेज आ गई। सीसीटीवी फुटेज देखते ही रिधिमा का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। जैसे ही वीडियो चालू हुआ, सब लोग वीडियो देखने लगे। वीडियो में सारी गलती रिधिमा की ही थी, क्योंकि उसने ही पहले हाथ उठाने की कोशिश की थी। तभी मिसेज रस्तोगी बोली, तो अगर ये सर झुकाकर गुड मॉर्निंग विश कर देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी अनाया की बेहद ठंडी आवाज गूंजी, मिसेज रस्तोगी आपकी बेटी इतनी महान नहीं है जो अनाया रायचंद अपना सिर उसके आगे झुकाएं। तभी ऋषभ बोला, प्रिंसिपल सर अब आपको पता है आगे क्या करना है। मिस्टर रस्तोगी शायद आपके पास ज्यादा पैसा आ गया है, तभी तो आपकी बेटी किसी को भी धमकाने की हिम्मत कर रही हैं। रिधिमा को बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि ऋषभ बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसे लगा उन दोनों के बीच कुछ है, और रिधिमा इतनी बेवकूफ़ है कि उसने अभी भी अनाया के सरनेम पर ध्यान नहीं दिया। रिधिमा अनाया को गुस्से में देखते हुए बोली, तुम घटिया लड़की, इतनी छोटी सी उम्र में लड़के फंसा रही हो। तभी आई थी ना इस कॉलेज ताकि अमीर लड़के फंसा सको। अभी उसने इतना ही बोला था कि उसके मुंह में एक जोरदार तमाचा पनगा, और ये तमाचा इतना तेज था कि रिधिमा जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये थप्पड़ ऋषभ ने मारा था और उसके आसपास से बेहद स्ट्रांग डरावना ऑरा निकल रहा था। वो अपनी खूनी आंखों से देखते हुए बोला, मैं कभी भी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, मगर तुम ये डिजर्व करती हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इतना गंदा बोलने की? हाँ। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो खुद को शांत करने लगा और मिस्टर रस्तोगी को घूरते हुए बोला, ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। और अनाया को देखकर बोला, प्रिंसेस चलो। तो अनाया बोली, नहीं भैया अभी नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी, आप जाइए, और हाँ दादू को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। तो ऋषभ वहां से चला गया और सब लोग सदमे से अनाया को देखने लगे। तो अनाया बोली, सर जो शर्त थी वो पूरी करने का टाइम आ गया है। तो रिधिमा बोली, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। इस बार प्रिंसिपल बोले, मिस रिधिमा या तो आप माफ़ी मांगेंगी या कॉलेज से जाएंगी, आपकी मर्जी है। और अनाया से बोले, आप जाइए अपनी क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइलिंग फेस।
CH21 मिसेज गोयनका की बेइज्जती। प्रिंसिपल रिधिमा से बोले तो बोलिए मिस रिधिमा, या तो आप माफ़ी मांगेंगी या कॉलेज छोड़कर जाएंगी। तो रिधिमा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोली सर, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। आज उन्हें समझ आया कि खुद से कमज़ोर को सताना आसान है, मगर जब हमारे भी वही चीज़ हो तो तब कैसा महसूस होता है। डिवाइन ग्रुप के सभी लोग समझ के गए थे, सिवाय रिधिमा के। उसके दिल में अनाया के लिए नफरत और भी बढ़ गई थी, मगर इसमें सिर्फ रिधिमा का नुकसान था जो अपने मौत के करीब बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट की, सभी बच्चे और टीचर्स ग्राउंड में इकट्ठा हो। सभी की क्लासेज खत्म हो ही गई थी, तो सब ग्राउंड में इकट्ठा हो गए। वहां प्रिंसिपल के साथ रिधिमा खिंगाई थी। जैसे ही रिधिमा को लोगों ने स्टेज पर देखा, सब लोग मुड़कर अनाया को देखने लगे, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फिर रिधिमा ने माइक पकड़ा और अपने घुटनों पर बैठते हुए अनाया की तरफ नफरत से देखते हुए बोली, मिस रायचंद, मुझे माफ़ कर दे, मैंने जानबूझकर आप पर इल्ज़ाम लगाए थे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मगर अनाया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वहाँ से निकल गई। रिधिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार उसको इतना इंसल्टिंग फील हुआ, और ये सब अनाया के वजह से हुआ। इसलिए उसने अपने मन में बोला, बहुत उछल रही हो ना अनाया रायचंद, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी। जैसे तुमने मेरी इंसल्ट की ना, ऐसे सबके सामने घुटने टिकाकर मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी, ताकि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचो। उसके बाद वो उठी और भागते हुए वहां से निकल गई। प्रिंसिपल ने भी फिर सबको घर जाने को बोलकर खुद भी चले गए। तभी सभी बातें करने लगे, यार आज तो मजा आ गया, खुद को महारानी समझती थी, घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया उस न्यू स्टूडेंट ने। आज से कभी भी भूलकर भी उससे मत उलझना, वरना शायद हमारा हाल रिधिमा से भी बुरा हो। सब यही सोच रहे थे। डिवाइन ग्रुप आज बहुत शर्मिंदा था। फर्स्ट टाइम उन लोगों के किसी ग्रुप मेंबर को ऐसे माफ़ी मांगनी पिंगाई। वो लोग भी वहां से निकल गए और कॉलेज फोरम में सभी इसी चीज़ पर चर्चा कर रहे थे। रिधिमा जब अपने घर पहुंची तो उसके मॉम डैड बहुत परेशान होकर हॉल में बैठे थे। रिधिमा बोली, डैड क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों हो? तो उसके मॉम डैड बोले, बेटा हमारा सारे शेयर्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं और हमारे बहुत से शेयर्स या ये मान सारे शेयर्स कोई खरीद रहा है। मेरे हाथ से सीईओ की पोजीशन तो जाएगी ही और साथ ही मेरी कंपनी भी। अब क्या करूं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। तो रिधिमा बोली, मगर डैड ये सब कर कौन रहा है और किसने खरीदे शेयर्स? तो मिस्टर रस्तोगी बोले, ये सब ऋषभ रायचंद कर रहा है, मगर ये शेयर्स कौन खरीद रहा इसका कुछ पता नहीं चल पाया अभी। अब जब वो इंसान एज सीईओ आएगा तभी पता चलेगा कि कौन है। रिधिमा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने कमरे में गई और बेहद गुस्से में बोली, अनाया अनाया, ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें बर्बाद ही नहीं जान से मार दूंगी। तुम देखती जाओ, तुम्हें मैं तंपा कर मारूंगी, जिससे तुम दोबारा जन्म लेने से भी डरो। और फिर जोर जोर से हंसने लगी। वहीं अनाया घर के लिए निकल गई और उसने रूही और रूहानी के लिए गाड़ाई भेज दी। अनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल दी। वो बोली, रिधिमा तुम कुछ ना कुछ करोगी मुझे पता है, मगर तुम इस बार गलती करोगी तो तुम्हें बहुत भयानक सजा मिलेगी, और मैं चाहती हूँ तुम गलती करो। आज से तुम्हारी जिंदगी अब बहुत ही ज्यादा परेशानी में कटेगी। तुमने झूठ और मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाकर सबसे बंगाई गलती कर दी। अभी तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, मगर तुम अपनी हरकतें नहीं सुधारोगी तो तुम्हें मारने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। और थोड़ी देर में उसकी गाड़ाई रायचंद मेंशन पर आकर रुकी और उसने गाड़ाई से उतरकर चाबी गार्ड को दे दी और अंदर की चली गई। वो बहुत थक चुकी थी और उसे अभी थोड़ा आराम करना था, तो वो लिविंग से होते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वहाँ कुछ मेहमान भी मौजूद थे। उसमें से एक औरत बोली, कैसी बदतमीज लड़की है, अपने बंगों को बिना ग्रीट किए चली गई। यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को तुमने? फिर रुक कर, ये तो हॉस्टल में रही है ना, तभी इसमें मैनर्स की कमी है। कोई कुछ बोलता तभी अनाया, जो अभी तक उनकी बातों को नज़रअंदाज करके ऊपर की तरफ जा रही थी, वो बोली, मिसेज गोयनका, आप फ्री का ज्ञान देती हैं या इसके लिए पैसे चार्ज करती हैं? अनाया की इस बात पर सभी को बहुत हंसी आ रही थी, सिवाय मिसेज गोयनका और उनकी बेटी करिश्मा गोयनका को छोड़कर। वो अनाया से बोली, तुम बदतमीज लड़की, ऐसे ही बात करती क्यों अपनों से बंगों से? अभी तक रूही और रूहानी भी घर पहुंच गए थे
और वो भी मिसेज गोयनका को जानते थे, जो उनकी दूर की रिश्तेदार हैं मगर बहुत ही घमंडी और लालची। अनाया बोली, वो क्या है ना मिसेज गोयनका, मैं अपने से बंगों की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ मगर वो लायक होना चाहिए इसके। तो मिसेज गोयनका भंकते हुए बोली, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं इज्जत के लायक नहीं हूँ? हाँ। तो अनाया बोली, मैंने ऐसा कब बोला, वो तो आप खुद ही बोल रही हैं। तभी वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अब तो अनाया को भी गुस्सा आ गया और उसके आसपास से मडस ऑरा निकलने लगा जो किसी को भी ड्रॉ दे। अनाया बोली, आवाज नीचे, मिसेज गोयनका, मेरे ही घर में आकर आप मुझे धमकाने चली थी? हाँ, उठिए और निकलिए यहाँ से। मिसेज गोयनका गुस्से से रिद्धि जी को देखते हुए बोली, रिद्धि, तुम्हारी बेटी को देखो कैसे बदतमीजी कर रही है। अभी उन्होंने इतना ही बोला था कि अनाया का गुस्सा बढ़ गया और वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, गार्ड। थोड़ी देर में वहां 4 गार्ड आए और अनाया के आगे अपना सिर झुकाकर खंगे हो गए। तो अनायास बोली, इनको बाहर निकालो यहाँ से और आज के बाद इन्हें इस मेंशन में आने मत देना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वहां से अपने कमरे में चली गई और यहाँ गार्ड उन्हें वहां से घसीटते हुए ले गए और मेंशन से बाहर फेंक दिया।